किसी ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, बल्कि इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में गलतियाँ तुमसे ज़्यादा की हैं। हाय फ्रेंड्स, यूर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण सत्र में मैं लेकर आया हूँ उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2016 के प्रश्न पत्र से संबंधित भाग 3। और आज के इस सत्र में हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 151 से 175 तक, जो कि शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न हैं। यदि आप शिक्षण से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सत्र आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो शुरू करते हैं आज के इस विशेष सत्र को। इस प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 151 से 200 तक शिक्षण दक्षता से संबंधित 50 प्रश्न थे। आज के इस सत्र में हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 151 से 175 तक और बाकी के 25 प्रश्न आखिरी पार्ट्स में हल करेंगे। आप सत्र को धैर्य के साथ देखने की कोशिश कीजिए। काफ़ी सारे डाउट्स और कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। इसमें प्रश्न संख्या 151 था, अगर कक्षा में एक छात्र लगातार अपनी आंखें रगड़ता है और श्यामपट्ट पर दिए हुए कार्य पर ध्यान नहीं देता है तो वह है। कोई छात्र है जो कक्षा में लगातार अपनी आंखें रगड़ता है और ब्लैक बोर्ड यानी श्यामपट्ट पर दिए हुए कार्य पर ध्यान नहीं देता, तो वह क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर 4। समायोजनात्मक समस्या है, उसमें श्रव्य समस्या या बहरापन है, दृश्य समस्या है या उपरोक्त सभी। तो इसमें से सही उत्तर हमें ढूंढना है। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दृश्य समस्या, यानी उसे देखने में दिक्कत है इसलिए वह अपनी आंखों को रगड़ता है और श्यामपट्ट पर दिए हुए कार्य पर ध्यान नहीं देता। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और आपको धैर्य के साथ प्रश्न को समझना है, ऑप्शन पढ़ने हैं, आप प्रश्न को सही कर पाएंगे। अगला प्रश्न था, शिक्षक होने पर मैं अपनी कक्षा के उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा या करूंगी जो। आप एक शिक्षक हैं तो शिक्षक होने पर आप अपनी कक्षा के उन विद्यार्थियों को पसंद करेंगे या करोगी जो उच्च परिवार से संबंधित हूँ, यह तो नहीं हो सकता। सुंदर व आकर्षक हूँ, नहीं हो सकता है। आज्ञाकारी हूँ या कक्षा में क्रियाशील हूँ। प्रश्न का सही उत्तर स्वाभाविक सी बात है ऑप्शन नंबर डी होगा। जो बच्चे क्लास में एक्टिव होंगे यानी क्रियाशील होंगे, उन बच्चों को शिक्षक हमेशा अच्छा मानता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कक्षा में क्रियाशील बच्चों को शिक्षक अच्छा मानेगा। अगला प्रश्न इसमें था, निम्न विधियों में शिक्षण की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें कि हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दे सकते हैं? यहाँ पर शिक्षण की 4 विधियाँ हैं, तो इनमें से कौन सी ऐसी टीचिंग मेथड है जिसमें हम छात्रों को मैक्सिमम पार्टिसिपेट करने का अवसर दे सकते हैं? प्रदर्शन विधि यानी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि या विश्लेषण विधि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि में आप अधिक से अधिक छात्रों को भाग लेने का अवसर दे सकते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर मेथड। क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं बच्चों से, तो बच्चे जवाब देने के लिए अधिक ललायत होंगे, तो इससे मैक्सिमम बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। ये प्रश्न काफ़ी सरल है, समझने की आप कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पाठ्यक्रम यानी करिकुलम पाठ्यचर्या का परिशिष्ट है। पाठ्यक्रम को कहते हैं करिकुलम, पाठ्यचर्या को आप सिलेबस कह सकते हैं। तो पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का परिशिष्ट है। पाठ्यचर्या सभी शैक्षिक संस्थानों में समान रहती है, यानी सिलेबस सभी
शैक्षिक संस्थानों में समान रहती है, क्या ऐसा होता है? पाठ्यचर्या में औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल होती हैं, अर्थात फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन दोनों सम्मिलित होते हैं सिलेबस में, क्या ऐसा है? पाठ्यचर्या में मूल्यांकन के ढंग शामिल नहीं होते। इनमें से हमें सही विकल्प को ढूंढना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का परिशिष्ट है, यानी जो करिकुलम है वो सिलेबस का ही पार्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पाठ्यक्रम विस्तृत होता है यानी बड़ा होता है, और पाठ्यचर्या छोटी होती है, तो ये ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि करिकुलम में सारी चीज़ें आती हैं जिससे बच्चे का चहुमुखी विकास होगा, तो उसे पाठ्यक्रम आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 155। आप देखिए और इसका उत्तर देने की आप कोशिश कीजिए। यहाँ पर पूछा गया था, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित ना हों तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे? यदि कोई छात्र है और आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे? एक शिक्षक या अध्यापक होने के नाते छात्रों को उनकी अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे। छात्रों की वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे? ऐसा भी नहीं कर सकते। अध्यापन की कुछ रुचिकर विधियों का प्रयोग करने के बारे में सोचेंगे, यानी इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में आप सोचेंगे, या कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से बच्चे कक्षा में नहीं आ रहे हैं, उन्हें जानने की कोशिश करेंगे और उनका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर स्वाभाविक सी बात है ऑप्शन नंबर डी होगा। कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने के उपाय आप सुझाने की कोशिश करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, विद्यार्थियों का सर्वोत्तम मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किससे किया जा सकता है? यहाँ पर मूल्यांकन की विधियाँ दी गई हैं, तो विद्यार्थियों का आप सर्वोत्तम मूल्यांकन यानी सबसे अच्छा मूल्यांकन इनमें से किससे कर सकते हैं, किस पद्धति से कर सकते हैं? पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, वर्ष में 2 बार मूल्यांकन जैसे हाफ ईयरली और एनुअल होते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, या निर्माणात्मक मूल्यांकन जिसे FA यानी फॉर्मेटिव एवोल्यूशन कहते हैं। FA और SA, एक सबमेटिव होता है एक फॉर्मेटिव होता है जिसे SA कहते हैं, और एक होता है FA यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो किस प्रकार से आप करोगे, किस विधि का प्रयोग करोगे आप जिससे सर्वोत्तम मूल्यांकन बच्चों का किया जा सकता है? तो प्रश्न का एकदम सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करेंगे आप, क्योंकि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, NCF 2005, वह भी इसकी वकालत करता है। साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी इस प्रकार के मूल्यांकन और बच्चों को पढ़ाने उनका मूल्यांकन करने का सुझाव देता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आप करोगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? वर्ष भर होने वाला मूल्यांकन, यानी कंटिन्यू करोगे आप और कम्प्रिहेंसिव करोगे, तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर होगा। और वर्तमान में ऐसा होता है, जो मंथली टेस्ट होते हैं बच्चों के और फिर हाफ ईयरली एनुअल होता है, यानी आप बच्चों की प्रोग्रेसिव रिपोर्ट समय समय पर देते रहते हैं, तो इसे कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला प्रश्न इसमें था, मान लें कि एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है और इसके लिए वह अध्यापक के पास जाता है, तो अध्यापक को, उदाहरण के लिए कोई विद्यार्थी है जो अपनी समस्याओं को अपने टीचर के साथ साझा करना चाहता है, इसके लिए वह अध्यापक के पास जाता है, तो अध्यापक क्या करेगा? विद्यार्थी के माता पिता से संपर्क करके उसकी समस्या का समाधान करना चाहेगा, या उसे बताएं कि वो उसके घर कभी ना आए, उसे बताए कि वो प्रधानाध्यापक से मिले और समस्या का हल करे, या इसके अतिरिक्त उसे युक्ति संगत सहायता दें और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करें। तो आप क्या करेंगे?
ये आपको बताना है। प्रश्न को आप समझ लीजिए यहाँ पर सिचुएशन कैसी है और इस मामले में आप क्या सुझाव बच्चे को दोगे जिससे कि उसकी जो समस्या है उसका निराकरण किया जा सके। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। उसे आप युक्ति संगत सहायता देंगे, यानी अच्छी तरीके से उसकी हेल्प करेंगे और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करेंगे। उसके मनोबल को टूटने नहीं देंगे, बल्कि उस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है इस संबंध में उसे मोटिवेट करोगे, उसे प्रोत्साहित करने का आप कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर था, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हों तो एक अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका क्या होगी। कुछ शरारती विद्यार्थी हैं जो अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एज ए टीचर आपका क्या रोल होगा कक्षा में। उन विद्यार्थियों को विद्यालय से निकालना, ऐसा तो मुश्किल कर पाओगे। उन विद्यार्थियों को पृथक रखना, ऐसा भी संभव नहीं है। अपनी सत्ता के साथ उस समूह का सुधार करना या उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाना। तो इन 4 विकल्पों में से आप क्या करोगे, पॉज करके उत्तर देने की आप कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न का सही उत्तर मुझे लगता है समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा। उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर दोगे और उनके व्यवहार में सुधार लाने की आप कोशिश करोगे। तो उन्हें बोलोगे कि आप सेल्फ ऑब्जर्व करो, अपने आप को ऐसा मौका दोगे और उनके व्यवहार में सुधार लाने की आप कोशिश कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर था, कार्यशालाएं किसके लिए आयोजित की जाती हैं। कार्यशालाएं यानी वर्कशॉप, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पर होते हैं या जब आप रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो उस समय विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा वर्कशॉप अर्थात कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। तो क्यों की जाते हैं कार्यशालाओं का आयोजन। व्याख्यान देने के लिए यानी लेक्चर देने के लिए, बहु लक्ष्यांक के लिए या नए सिद्धांत प्रदर्शित करने के लिए, अथवा प्रशिक्षण या अनुभव प्रदान करने के लिए। तो वर्कशॉप का क्या महत्व होता है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रशिक्षण या अनुभव प्रदान करने के लिए, किसी को प्रशिक्षण देने के लिए या किसी के पास अच्छा अनुभव है, उस अनुभव को आप दूसरे के साथ साझा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे। तो प्रशिक्षण या अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न विद्यालयों द्वारा या विश्वविद्यालयों द्वारा इस प्रकार कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न था, कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। यह इसलिए हो सकता है कि किसी कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की लालसा रखते हैं, उनमें उत्साह या कहें जिज्ञासा होती है। तो ऐसा क्यों हो सकता है। बच्चे प्रतिभाशाली हैं, धनी परिवारों के हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। बनावटी व्यवहार करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। कक्षा में उद्दंडता पैदा करना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप समझ होंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा। बच्चे प्रतिभाशाली हैं, यानी वे बच्चे जीनियस आप कह सकते हैं उनको, प्रतिभाशाली उत्कृष्ट बच्चे हैं, तो इसलिए वो सीखने के लिए अधिक प्रेरित हैं, उनमें लालसा है, उत्साह है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न संख्या 161। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ पर एक अध्यापक के 4 विशेषताएं दी गई हैं, तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। विषय का गूढ़ ज्ञान यानी विषय का गहरा ज्ञान होना चाहिए। अच्छी संप्रेषण क्षमता यानी बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। छात्र कल्याण की चिंता या प्रभावी नेतृत्व के गुण। वैसे देखा जाए तो सभी टीचर्स के गुण हैं, ये क्वालिटीज़ हैं एक टीचर की, लेकिन हमें इसमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता को ढूंढना है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। विषय का गूढ़ ज्ञान यानी सबसे पहले टीचर को अपने विषय पर कमांड होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए विषय का। उसके बाद संप्रेषण क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए, छात्र कल्याण की चिंता तो होनी चाहिए, और एक अच्छे लीडरशिप के गुण भी शिक्षक में होने चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है विषय का गूढ़ ज्ञान। यदि शिक्षक को अपने विषय का ज्ञान नहीं होगा तो वो अन्य चीज़ें भी नहीं कर सकता। विषय का अच्छा ज्ञान होगा तो स्वाभाविक सी बात है उसकी संप्रेषण क्षमता भी लगभग अच्छी हो सकती है, और जिसको ज्ञान होगा तो वो छात्र कल्याण और अच्छे नेतृत्व भी कर सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए,
शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है? यानी टीचर स्टूडेंट संबंधों के संदर्भ में इनमें से कौन सी बात सही है? बहुत अनौपचारिक तथा निकट, कक्षा कक्ष तक सीमित, सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण या उदासीन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत अनौपचारिक तथा निकट। इनफॉर्मल होना चाहिए और निकट होना चाहिए। तो शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में इनमें से ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो 2 पार्ट्स में हमने 2 वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं। आप उनके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे वॉच कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं योर सिलेक्शन श्योर नाम से। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही हमारा फेसबुक पेज भी है योर सिलेक्शन श्योर नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर था, छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए। आप छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में इम्प्रूवमेंट यानी सुधार ला सकते हैं यदि उनके पेरेंट्स को प्रेरित किया जाए। अपने बच्चों के कार्य के निरीक्षण के लिए अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें, ये तो गलत है। इसके बारे में चिंता न करें, गलत है। बार बार अध्यापक के साथ अंतः क्रिया करें। आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहिए, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब ए और डी में से ही एक ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से आप सही उत्तर पर पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, अपने बच्चों के कार्य का निरीक्षण करें। यानी बच्चे ने स्कूल में क्या पढ़ा, आज क्या होमवर्क दिया गया है, कॉपी चेक हुई या नहीं हुई, उस कार्य का निरीक्षण पेरेंट्स को घर पर करना चाहिए, यानी ऑब्जर्व करना चाहिए अपने बच्चे को। इससे छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है। तो यदि आप पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं तो आप इस प्रकार इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 164। एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि एक सजीव कक्षा, सजीव कक्षा का मतलब होता है जिसमें बातचीत होती रहती हो, टीचर्स और स्टूडेंट्स के मध्य वार्तालाप होती हो, एक दूसरे से पूछते हों, अपने डाउट्स क्लियर करते हों, तो उसे सजीव कक्षा कहते हैं। समय समय पर हंसी के फव्वारे उड़े, संपूर्ण शांति रहे, ये तो नहीं हो सकता, इसको तो निर्जीव कक्षा कहेंगे। बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप हो, छात्रों में जोर जोर से वाद विवाद हो। इस प्रश्न का सही उत्तर आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, बार बार छात्र और शिक्षक के मध्य वार्तालाप हो। कन्वर्सेशन होना चाहिए, स्टूडेंट और टीचर्स के मध्य इंटरेक्शन होना चाहिए। बच्चे अपने टीचर से पूछें, टीचर्स उनका जवाब दें, टीचर्स बच्चों से पूछें, बच्चे उनका जवाब दें, तो इसे एक सजीव कक्षा कहेंगे। इससे बच्चे निडर होकर बिना हिचक बिना संकोच के अपने डाउट्स क्लियर करेंगे और सीखने में सक्षम हो पाएंगे। अगला प्रश्न था, कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि किसी कक्षा में एक इफेक्टिव डिसिप्लिन के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? छात्रों को जो चाहें करने दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करें, ऐसा भी नहीं हो सकता है। छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दें, उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बरतें। इन 2 ऑप्शन में से आप ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने के लिए दें। जब आप कक्षा में जाएंगे तो प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को करना चाहिए कि छात्रों को कुछ समस्याएं दे दो, छात्र उन समस्याओं का समाधान ढूंढने में बिजी हो जाएंगे और ऑलरेडी उसके बाद प्रभावी अनुशासन कक्षा में स्थापित हो जाएगा। तो छात्रों को समस्याएं दो, कोई उनके सामने एक समस्या दे दो और बच्चों से बोलो कि इसका हल निकालना है, तो बच्चे उसमें बिजी हो जाएंगे, जिससे अनुशासन स्थापित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वह है जो, यानी इफेक्टिव जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है, टीचिंग मटेरियल होता है, वह क्या है? रंग बिरंगी तथा दिखने में अच्छी हो, ऐसा नहीं हो सकता।
सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो, यानी जो आपके सेंसर्स हैं उन्हें एक्टिव करती हो बच्चों के, सभी छात्रों को दिखाई देती हो, बनाने तथा प्रयोग करने में आसान हो, ये भी नहीं हो सकता। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो, यानी प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वो है जो बच्चे के सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो। ज्ञानेंद्रियां यानी जैसे बच्चे का मस्तिष्क है, उसकी आँख है, उसके कान हैं, उसके जेस्चर पोस्चर है, यानी पूरी बॉडी को एक्टिव करती हो। ठीक है, वो देख सकता है, वो सुन सकता है, वो बोल सकता है, अपने दिमाग से सोच सकता है और इस प्रकार से सीख सकता है। तो सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय जो शिक्षण सामग्री करती है उससे हम प्रभावी शिक्षण सामग्री की श्रेणी में रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न संख्या 167। यहाँ पर पूछा गया था, छात्रों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो, यानी बच्चों में वे टीचर फेवरेट अर्थात लोकप्रिय होते हैं जो उनके साथ निकटता बना लेते हैं, बच्चों के साथ निकटता बना लेते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं, अच्छे अंक प्रदान करते हैं या उन्हें अतिरिक्त शुल्क पर ट्यूशन पढ़ाते हैं। ये नहीं हो सकता है, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है, प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। तो वे टीचर बच्चों के प्रिय हो जाते हैं जो बच्चों की समस्या का समाधान करने में उनकी सहायता करते हैं। जैसे कि बच्चों को कभी छुट्टी चाहिए, उनको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, उनकी समस्या का यदि जो टीचर समाधान कर देगा, उसमें जो हेल्प कर देगा, बच्चे उस टीचर को अपना फेवरेट मानते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व है। एक इफेक्टिव क्लासरूम के वातावरण का मूल तत्व है, यानी आपकी एक प्रभावी कक्षा कक्ष है, उसका जो एनवायरनमेंट होगा, उसका जो वातावरण होगा, उसका मूल तत्व क्या है। शिक्षण सामग्री की विविधता, यानी टीचिंग मटेरियल की विविधता होनी चाहिए। शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया, संपूर्ण शांति या सख्त अर्थात कठोर अनुशासन। ये नहीं हो सकता है, संपूर्ण शांति तो निर्जीव कक्षा कहेंगे। अब इन दो विकल्पों में से एक विकल्प चुनना है। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया, यानी इंटरेक्ट होने चाहिए टीचर्स और बच्चे आपस में, और कक्षा सजीव होनी चाहिए, कन्वर्सेशन अर्थात शिक्षक और छात्रों के मध्य वार्तालाप होना चाहिए, अंतःक्रिया होनी चाहिए। यह एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व है। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी सरल होते हैं और आप यदि प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं तो आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें था, यदि कक्षा के पहले दिन छात्र किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहें तो अध्यापक को चाहिए कि वो हो। उदाहरण के लिए आप पहली बार नियुक्त होकर किसी कक्षा में चले गए या ट्रांसफ़र होकर किसी नए विद्यालय में चले गए, तो कक्षा के पहले दिन छात्र किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहें तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। बच्चे कहते हैं कि सर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, अपने बारे में कुछ बताओ, तो एज ए टीचर आपको क्या करना चाहिए, उन्हें कक्षा के बाद मिलने के लिए कहें। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे फिर इसी के बारे में सोचते रहेंगे कि कब कक्षा ख़त्म होगी, कब हम सर को मिलेंगे उनको पूछने के लिए, तो बच्चों का ध्यान भटक जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। संक्षेप में अपने बारे में बताएं, इस मांग की उपेक्षा करें तथा पढ़ाना शुरू करें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की अनिष्ट मांग के लिए उन्हें डांटें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, संक्षेप में अपने बारे में बताएं, यानी शॉर्ट में आप अपने बारे में बता सकते हैं। जो आपके बारे में मुख्य चीज़ें हैं उसको आप बच्चों को बता दें, उसके बाद बच्चे संतुष्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं, आराम से आप प्रश्न को हल करने की कोशिश कीजिए। बच्चों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक, बच्चों में मोरल वैल्यूज का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि टीचर बार बार मूल्यों की बात करे, यानी वैल्यू की बात करे, स्वयं उन पर आचरण करे, यानी टीचर
स्वयं नैतिक मूल्यों का आचरण करे, महान व्यक्तियों की कहानी सुनाए, देवी देवताओं की बात करे। ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, बार बार मूल्यों की बात करने से भी नहीं होगा। सबसे बेस्ट तरीका है स्वयं उन पर आचरण करें। यदि आप स्वयं आचरण करेंगे, बच्चे आपको देखेंगे, फिर बच्चे स्वयं करने लगेंगे। तो क्योंकि टीचर को समाज का दर्पण कहते हैं, इसलिए यदि शिक्षक स्वयं नैतिक मूल्यों का आचरण करेगा तो बच्चे टीचर को फॉलो करेंगे और स्वयं बच्चों में इस प्रकार के नैतिक मूल्य विकसित हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर था, यदि छात्रों के एक समूह में कुछ मंदबुद्धि और कुछ प्रतिभाशाली छात्र हैं तो अध्यापक के लिए क्या बेहतर होगा। कोई ग्रुप है बच्चों का या कहें कक्षा है, उसमें कुछ मंदबुद्धि के बच्चे हैं यानी जिनका आईक्यू कम है, और कुछ प्रतिभाशाली यानी हाई आईक्यू जिन्हें जीनियस बच्चे कहते हैं, इस प्रकार के बच्चे हैं। तो एज ए टीचर शिक्षक को क्या करना चाहिए इस प्रकार की सिचुएशन में, शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखना ताकि मंदबुद्धि छात्र ऊपर उठकर बराबरी पर आ जाएं। क्या आपको अपने टीचिंग मेथड, टीचिंग लेवल को ऊंचा रखना चाहिए। शिक्षण के स्तर को नीचा रखना ताकि प्रत्येक छात्र समझ सके, क्या ऐसा करना चाहिए। शिक्षण को मध्यम स्तर पर रखना ताकि प्रतिभाशाली छात्रों को अधिक नीरस न लगे। क्या आप ऐसा करोगे कि अपने टीचिंग को मीडियम लेवल पर रखोगे ताकि जो जीनियस बच्चे हैं उनको भी बोरिंग ना लगे और जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी उसे सीख सकें। या मंदबुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंध करना यानी रेमेडियल क्लास की व्यवस्था करेंगे आप जो कम आईक्यू वाले बच्चे हैं यानी मंदबुद्धि के बच्चे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, पॉज करके आप बताने की कोशिश कीजिए। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, शिक्षण को मध्यम स्तर पर रखना ताकि प्रतिभाशाली छात्रों को अधिक निराश ना लगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आप देख लीजिए। तो माफ़ कीजिए, इसमें नीचे का ऑप्शन है, यहाँ पर है इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें विकल्प ज़्यादा है। तो तीसरा और चौथा होगा, क्योंकि वो दोनों विकल्प काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, आपको लग भी रहा होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 और 4, क्योंकि ये दोनों आएंगे इसमें 3 और 4, तो दोनों मोस्ट लग रहे हैं। शिक्षण को मध्यम स्तर पर रख सकते हैं आप ताकि प्रतिभाशाली छात्रों को अधिक निराश न लगे, और इसके साथ साथ आप मंदबुद्धि के छात्रों को ऊपर उठाने के लिए उन्हें अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंध कर सकते हैं। जैसे रेमेडियल क्लासेस होते हैं कमज़ोर बच्चों के लिए, तो छुट्टी के बाद या छुट्टी से पहले या प्रेयर से पहले इस प्रकार के अतिरिक्त कक्षाएं आप उन्हें दे सकते हैं, जिससे उनको सुधारा जा सके, उनके आईक्यू को डेवलप करके जो अच्छे बच्चे हैं उनके बराबर उनको लाया जा सके। अगला प्रश्न है यहाँ पर, औपचारिक शिक्षण की पहचान है यानी फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षण फॉर्मल टीचिंग आप कहेंगे की पहचान क्या है। निश्चित स्थान होता है उसमें, निश्चित लक्ष्य होते हैं, निश्चित समय सारणी होती है, या ये सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर काफ़ी सरल है, ऑप्शन नंबर डी होगा। शिक्षण दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, औपचारिक और अनौपचारिक, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल टीचिंग। तो जो औपचारिक शिक्षण होगा यानी फॉर्मल टीचिंग होगी, उसमें एक निश्चित स्थान होगा। तो निश्चित स्थान का मतलब है जैसे विद्यालय, चाहे प्राइमरी विद्यालय है, माध्यमिक है या हायर एजुकेशन में है, तो एक निश्चित स्थान होगा जहाँ पर सब बच्चे साथ में पढ़ेंगे। निश्चित लक्ष्य होंगे, यानी आपके एक निश्चित लक्ष्य होंगे कि आप क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कौन सा चैप्टर पढ़ाना है। निश्चित समय सारणी होगी, यानी आपका एक टाइम टेबल होगा, आपका पीरियड होगा कि कौन से कालांश में आप पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार ये सभी ऑप्शन होंगे औपचारिक शिक्षण की पहचान के लिए। और यदि अनौपचारिक की बात करें तो अनौपचारिक ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, उसके लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होगा। जैसे आजकल डिस्टेंस मोड एजुकेशन होते हैं, जैसे इग्नू है, या उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है, या कोई ऑफलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, यूट्यूब पर रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। तो इसके लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता, उसके कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होते, या उसका कोई निश्चित टाइम टेबल नहीं होता, कोई कभी भी कैसे भी पढ़ सकता है। तो ठीक इसके विपरीत हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षण यानी इनफॉर्मल एजुकेशन। तो ये जो तीन है ये औपचारिक शिक्षण की पहचान
हैं। इनसे आप औपचारिक शिक्षण की पहचान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा? पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन इनमें से अनुचित होगा? ठीक है, ध्यान दीजिए अब इस प्रश्न पर। पाठ्य पुस्तकों की सहायता से एक निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है। पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, अतः इसकी या उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। इसके अतिरिक्त आखिरी विकल्प इसमें है, अधिकांशतः यह पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। तो इनमें से कौन सा अनुचित है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। ये विकल्प क्या हो जाएगा? अनुचित हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। तो जो पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान होता है वो टोटली प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक भी नहीं होता। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम किताबों में पढ़ते हैं लेकिन व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इसकी अत्यधिक उपयोगिता है, ये गलत है। बाकी पाठ्य पुस्तकें बच्चों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, ये तो सही है, किताबों से बच्चे रटते हैं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान कम सीखते हैं। पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है, एकदम सत्य है। या इसके अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकों की सहायता से एक निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी अनुचित था कि पाठ्य पुस्तकों से जो प्राप्त ज्ञान होता है वह कंप्लीटली व्यवहारिक होता है और उसकी अत्यधिक उपयोगिता है, ये गलत था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है 174 नंबर का। इसमें पूछा गया था पाठ योजना से तात्पर्य है, यानी लेसन प्लान से क्या तात्पर्य है? लेसन प्लान क्या है? यदि आपने डीएलएड या बीएड या बीटीसी इस प्रकार के प्रशिक्षण किए हैं, कोर्स किए हैं, डिग्री ली है, तो आप पाठ योजना के बारे में जानते होंगे। पढ़ाए जाने वाले पाठ को स्वयं पढ़कर जाना, उन सभी बातों का विवरण तैयार करना जिन्हें शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में पूरा करने की इच्छा रखता है, छात्रों से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के ब्यौरेवार उत्तर तैयार करना या छात्रों से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों की सूची तैयार करना। तो इन चारों में से पाठ योजना से क्या तात्पर्य है, यह हमें बताना है। वीडियो को पॉज करके उत्तर देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, उन सभी बातों का विवरण तैयार करना जिन्हें शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में पूरा करने की इच्छा रखता है। तो कक्षा में आपके लिए एक निश्चित समय होता है, एक पीरियड होता है, एक कालांश जिसे आप कहते हैं। तो एक निश्चित समय में आप जिन चीज़ों को, जिस कंटेंट को बच्चों को पढ़ाना, सिखाना या बताना चाहते हैं, उसका विवरण तैयार करना, ये क्या कहलाता है? पाठ योजना या लेसन प्लान कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर होगा। आज का ये आखिरी प्रश्न है, 2 प्रश्न और हल कर लेंगे हम, 175 और 176 नंबर का। जहाँ पर पूछा गया था समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है, ठीक है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है चिंतन स्तर से, स्मृति स्तर से, अवबोध स्तर से या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, चिंतन स्तर से। समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है चिंतन स्तर से। जब आप चिंतन करोगे, सोचोगे, तो इससे आप समस्या समाधान सीख पाओगे कि कैसे समस्या का समाधान करते हैं, इस प्रकार की आप लर्निंग कर पाओगे। आज का आखिरी प्रश्न ये रहा 176 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है एक अच्छे अध्यापक को पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त संदर्भ पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि, यानी एक अच्छे टीचर को जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं बच्चों की, उसके अतिरिक्त रेफरेंस बुक अर्थात संदर्भ पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए? इससे ज्ञान की वृद्धि होती है, ऐसा हो सकता है। इससे समय नष्ट करने में सहायता मिलती है, गलत है ये। अधिक ज्ञान से अध्यापक छात्रों को उलझा सकता है, क्या ऐसा होता है? उपरोक्त सभी
तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की आप कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही होगा। इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। तो एक अच्छे शिक्षक की ये क्वालिटी होती है कि वह पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कई प्रकार के रेफरेंस बुक अर्थात संदर्भ पुस्तकें पढ़ता है। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस प्रकार हमने कुल 26 प्रश्न हल किए और आखिरी के वीडियो में हम करेंगे 24 प्रश्न, जो कि तुरंत मैं लेकर आऊँगा। यदि आप डीएलएड की प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षण से संबंधित किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यू टेट, सी टेट या अन्य राज्यों के टीटी जैसे रीट है, तो ये सत्र आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इससे आपको कई सारे डाउट्स क्लियर करने में मदद मिली होगी और प्रश्नों के पैटर्न को समझने में आप यहाँ पर सक्षम हो पाए होंगे। तो मुझे लगता है ये सत्र आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो अवश्य ही लाइक कीजिए और चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए एक अमूल्य कमेंट फीडबैक के रूप में कीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।